देख रहा था, जो खड़ी अर्चना को बड़े गौर से देख रही थी। आलोक ने उससे पूछा, क्या इतने गौर से देख रही हो शोभा? शोभा अर्चना को देखते हुए ही बोली, आलोक, पता नहीं क्यों आप पर ऐसा लगता है मैंने इस औरत को कहीं तो देखा है, पर याद नहीं आ रहा कहाँ। उसकी बात सुन आलोक थोड़ा हैरान हो गया। उसने एक नजर अर्चना को देखा और फिर शोभा को देख मन में बोला, कहीं किसी और ने इन लोगों को बता दिया कि यही मित्तल फैमिली है। क्या शोभा जानती है यही मित्तल फैमिली है? कहाँ देखा है शोभा तुमने? आलोक ने पूछा तो शोभा अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोली, वही तो याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। वही मनीष ने जब देखा कि आलोक और शोभा उन लोगों की ओर ही देख रहे हैं, तो उसने आसपास देखा। आलोक और शोभा के पास कोई और नहीं था, स्पेशली अनोखी और दाई माँ। उसने अपने मन में कहा, यही सही मौका है मिस्टर शेरगिल से मिलकर मैं अर्चना को लेकर इस पार्टी से निकल जाता हूँ। अगर अर्चना को गलती से भी उस लड़की के बारे में पता चल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। यह सोच वह खड़ा हुआ और अर्चना का हाथ पकड़ उससे बोला, अर्चना चलो, मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान से मिलवाता हूँ जिनकी वजह से तुम ठीक हुई हो। अर्चना उसे देखने लगी और मनीष उसे लिए आलोक और शोभा के पास आया। शोभा के पास आने के बाद अर्चना भी शोभा को गौर से देखने लगी। वहीं मनीष आलोक की और इशारा करते हुए अर्चना से बोला, अर्चना यह आलोक शेरगिल है, इन्होंने ही हमारी मदद की थी। अर्चना यह आलोक शेरगिल है, इन्होंने ही हमारी मदद की थी डॉक्टर को इंडिया लाने में और तुम्हारी सर्जरी करने में। उसकी बात सुन अर्चना अपने दोनों हाथ जोड़कर आलोक से बोली, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते आपने मेरी जिंदगी बचाकर मेरे लिए क्या किया। सालों से अपने परिवार से दूर थी, आपकी वजह से मुझे उसके साथ जीने का फिर मौका मिला। आलोक ने देखा अर्चना की आवाज में भी बहुत मीठी थी और वह भी अनोखी की तरह ही बातें कर रही थी। तभी शोभा ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप देहरादून से हैं, है ना? पहले तो अर्चना चौंक गई और पर फिर आलोक को देखते हुए बोली, हाँ, आपके हस्बैंड ने बताया ही होगा ना कि मैं देहरादून के अस्पताल में ही मेरी सर्जरी हुई थी। शोभा जो अब तक अर्चना को देख उसे याद करने की कोशिश कर रही थी और इसी चक्कर में उसने मनीष और अर्चना की बात पर गौर ही नहीं किया था। लेकिन अब जब उसने सर्जरी की बात सुनी तो हैरानी से आलोक को देखने लगी। आलोक ने उसे बताया था कि उसने अर्चना की सर्जरी करने के लिए हेल्प की, तो इसका मतलब कि उसके सामने जो औरत खड़ी है वह और कोई नहीं, अनोखी की माँ है। आलोक में भी आंखों में ही आंखों से उसे उसके मन में चल रही बात की कंफर्मेशन दे दी। शोभा ने जैसे तैसे खुद को संभाला। उसे पता तो था कि आज मित्तल फैमिली आने वाली है, पर अचानक से अनोखी की माँ को अपने सामने देख वह खुद हड़बड़ा गई। उसने अनोखी की ओर देखा जो सबके साथ खड़ी थी। अनोखी की पीठ उसकी ओर थी, इसलिए वह अनोखी का चेहरा नहीं देख पा रही थी, पर शोभा को उसके मन का हाल पता था कि जब अर्चना को देख उसका ये हाल है तो न जाने अनोखी खुद को कैसे संभाल रही होगी। और उसका सोचना गलत भी नहीं था। अनोखी सबके साथ खड़ी तो थी, पर किसी से कुछ बात नहीं कर रही थी। वो खूबसूरत तो लग रही थी और आंखों में चमक नहीं थी। बार बार उसकी माँ का चेहरा उसके सामने आ रहा था, जिसे उसने सालों बाद देखा।
जिसकी ठीक होने की दुआ उसने खुद के ठीक होने से भी ज्यादा मांगी, जिसके होश में आ जाने के लिए वह खुद बर्बाद होने के लिए भी तैयार हो गई थी। वह इंसान आज खुद उसके सामने खड़ा था, पर ना तो वह उससे बात कर पा रही थी, ना उसे छू पा रही थी और ना ही उसे गले लगा पा रही थी। वही ऋषभ ने एक पल के लिए भी अनोखी का हाथ नहीं छोड़ा था। वह दोनों पूरा समय एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। ऋषभ भी अनोखी के कंधे से पकड़ लेता तो कभी उसके चेहरे से उसके बालों को हटाकर गालों को छू लेता। ऋषभ अनोखी को बिन कहे खुद को संभालने के लिए स्ट्रेंथ दे रहा था। वही उसका एक एक एक्शन हॉल में मौजूद सभी मेहमान देख रहे थे। ऋषभ का ऐसा रूप उन लोगों ने हकीकत में तो क्या कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि ऋषभ किसी लड़की के साथ ऐसा बिहेव कर सकता है, किसी लड़की को इतना पैम्पर कर सकता है। लड़कियां तो अनोखी की जगह खुद को रख ऋषभ के साथ खुद को इमेजिन कर रही करने लगी। उन लोगों को बहुत जलन हो रही थी और सबसे ज्यादा जलन की आग तो मिताली के अंदर लगी थी। वह अपने चेयर से उठी और मनीष और अर्चना के पास आकर खड़ी हो गई। शोभा ने एक नजर मिताली को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके कपड़े, उसके मेकअप और उसका रूप देख ऐसा था कि शोभा उसे ज्यादा देर तक देख ही नहीं पाई। मिताली को वह कपड़े पहनने में शर्म नहीं आई, लेकिन शोभा को उसे उन कपड़ों में देखने तक के लिए शर्म आ रही थी, इसलिए उसने अपनी नजरें उस पर से हटा ली। अर्चना ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे वह मुलाकात हमारी पहली और आखिरी थी, पर हम दोनों ही एक दूसरे को याद रह गए। याद नहीं कैसे रहती, यादगार जो थी, शोभा ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर कुछ सोच थोड़ा हिचकिचाते हुए अर्चना से पूछा, हम जब मिले थे तब आप प्रेग्नेंट थी तो? इतना बोल शोभा चुप हो गई। शोभा की बात सुन मनीष और मिताली हड़बड़ा गए। शोभा ने जानबूझकर ये टॉपिक निकला था और यही समझ आलोक मुस्कुराने लगा। शोभा की बात सुन अर्चना की मुस्कुराहट थोड़ी फीकी सी पड़ गई थी, पर फिर भी उसने उसी तरह मुस्कुराते हुए अपने बगल में खड़ी मिताली की और इशारा करते हुए कहा, मुझे बेटी हुई थी, यह मेरी बेटी है मिताली। मिताली ने जब अर्चना की बात सुनी तो खुश हो गई। उसने मन में कहा, मैं भी खामखा डर रही हूं। वह अनोखी तो है ही बेवकूफ। जब उसने तब कुछ नहीं किया था तो अब क्या करेगी? और रही बात ऋषभ शेरगिल की, तो उसे मैं बाद में देख लेती हूं। पहले उसकी मां को ही इम्प्रेस करने की कोशिश करती हूं। मिताली में अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते शोभा आंटी। कहते हुए वो झुककर शोभा के पैर छूने लगी, लेकिन उसके कपड़े ऐसे थे कि उसके झुकने पर उसका बहुत कुछ नजर आ जाता, इसलिए शोभा ने उसे झुकने से रोका और झूठी मुस्कुराहट के साथ बोली, कोई बात नहीं बेटा, शायद तुम्हारे कपड़े ऐसे हैं कि तुम झुक कर बड़ों के पैर नहीं छुपाओगी, इसलिए बस नमस्ते ही कर दो, वही काफी है। शोभा की बात में उसकी आवाज में एक ताना साफ सुनाई दे रहा था, जिसे सुन मिताली बस एक झूठी मुस्कुराहट मुस्कुरा कर रह गई और अर्चना की शर्म से नजरें झुक गई। तभी शोभा ने अर्चना से कहा, मैं अपनी बेटी हूँ, मेरा मतलब बहू, और मेरे बेटे को बुलाती है, उन दोनों को भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी होगी। इतना बोल शोभा ने अनोखी और ऋषभ को आवाज पुकारा। मनीष जो हैरान था ये जानकर को शोभा और अर्चना पहले भी मिल चुके हैं, वो शोभा के अनोखी को बुलाने की बात पर परेशान हो गया।
वो समझ गया को शोभा ये जानबूझकर बोल रही है। दूसरी ओर शोभा को अपना नाम पुकारता देख अनोखी घबरा गई। उसने घबराई नजरों से ऋषभ को देखा तो ऋषभ ने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, कब के क्यों इतना घबरा रही हो? मैं हूं ना, उन दोनों के सामने खड़े। विक्रम ने कहा, हाँ प्रिंसेस जाओ और बिल्कुल भी ना तो घबराना ना डरना। और हो सके तो थोड़ा सा कम इमोशनल होना, तो क्या है ना सिचुएशन संभालने में आसानी होगी। बाकी हम सब यही हैं, ठीक है? हम कहते हुए अनोखी ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया और एक गहरी सांस ली। अगले ही पल अनोखी मुड़ी और ऋषभ के साथ शोभा और अर्चना के पास जाने लगी। जैसे जैसे उसके कदम अर्चना की ओर बढ़ रहे थे वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी और उसकी पकड़ ऋषभ की बाजू पर कस रही थी। ऋषभ उसकी नर्वसनेस को साफ समझ पा रहा था, इसलिए धीरे धीरे से उसकी हथेली को सहलाया जिससे अनोखी थोड़ी रिलैक्स हो गई। अनोखी शोभा के पास आई और धीरे से बोली, हाँ माँ। अनोखी को अपने इतने करीब देख, अपने सामने खड़ा देख अर्चना की आंखों में चमक और होठों पर मुस्कुराहट आ गई। शोभा ने अर्चना की ओर इशारा करते हुए कहा, अनोखी यह मेरी दोस्त है अर्चना, और अर्चना यह मेरी बहू से भी बढ़कर मेरी बेटी है अनोखी। अनोखी ने बहुत हिम्मत कर अर्चना की आंखों में देखा। दोनों की आंखें एकदम सेम थी। दोनों की आंखों में भाव एक जैसे थे। दोनों की ही आंखें हल्की नम और उनमें चमक थी और एक दूसरे को गले लगाने की चाहत भी, पर दोनों ही बस एक दूसरे को देख रहे गए थे। दोनों से ही कुछ बोलते नहीं बन रहा था। अनोखी को कुछ ना बोलना देख ऋषभ ने अनोखी की हाथ पर अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत की जिससे अनोखी अपनी सेंस में वापस आई और ऋषभ ने उसका हाथ छोड़ दिया। अनोखी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते। इतना बोल अनोखी ने अपने दोनों हाथों से अर्चना के पैर छू लिए। अर्चना तुरंत झुकी और उसे कंधों से पकड़ उठा लिया। 2 पल अनोखी की आंखों में देखने के बाद अर्चना ने उसे अपने गले से लगा लिया। यह देख अनोखी थोड़ी हैरान तो हुई पर इमोशनल भी हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो भी अर्चना को कसकर गले से लगाना चाहती थी पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसके हाथ ही नहीं उठ रहे थे। वह बस अर्चना के गले लगे नम आंखों से खड़ी थी। वहीं अर्चना अनोखी को गले लगाए आंखें बंद किए अपने होठों पर मुस्कुराहट के साथ खड़ी थी। अनोखी को गले लगाकर उसे अपने सीने में एक अनकहा सा सुकून मिल रहा था। मनीष और मिताली अर्चना को हैरानी से देख रहे थे। बार काउंटर के पास बैठा गौरव भी हैरान था। वहीं दूर खड़ा ओमकार नम आंखों से उन दोनों को देख रहा था। आज दोनों माँ बेटी मिल गई थी। ये देख प्रीति विक्रम दाई माँ और जो अनोखी के मन में बसे अपनी माँ के लिए प्यार के बारे में जानता था सभी इमोशनल हो गए और दाई माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। दाई माँ ने भरे गले से कहा, आज मेरी बच्ची का सपना पूरा हो गया। मेरी अनु का सपना पूरा हो गया। मेरी अनु की तड़प खत्म हो गई। आज मेरी अनु की माँ ने उसे गले से लगाया। वो कितनी खुश होगी आज। उसने बरसों इंतजार किया इस पल का, पर अफसोस इस बात का है कि ये माँ बेटी एक अनजानों की तरह एक दूसरे के गले लग रही है। भगवान ने मेरी अनु की झोली में खुशी तो डाली पर अधूरी डाली। डोंटी वरी दाई माँ, ये अधूरी खुशी बहुत जल्द पूरी होगी।
विक्रम ने मुस्कुराते हुए दाई माँ का हाथ पकड़कर कहा तो फाई। माँ भी मुस्कुरा दी। अर्चना अनोखी को बहुत देर तक अपने गले से लगाए खड़ी थी। उसे आसपास की कोई खबर नहीं थी, वह तो बस अपनी मन की उलझन को कम कर रही थी। अनोखी को अपने सीने से लगाकर उन दोनों को ऐसे थे शोभा की आंखें भी छलक उठी और ऋषभ के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों के इस खूबसूरत पर को मिताली की नफरत भरी आवाज ने खराब किया। उसने गुस्से और नफरत से अर्चना को पुकारा। उसकी आवाज भले ही धीमी थी पर नफरत साफ झलक रही थी। उसके पुकारने से अर्चना और अनोखी दोनों का ही ध्यान टूटा। अर्चना और अनोखी एक दूसरे से अलग हुए। अर्चना की आंखों में अभी भी आंसू थे, लेकिन अनोखी ने खुद को किसी तरफ से कंट्रोल कर लिया था। शोभा ने अर्चना को देखकर कहा, अरे अर्चना, तुम तो रोने लग गई, क्या हो गया? अर्चना मुस्कुराते हुए अपनी आंखों के आंसू पोंछ बोली, पता नहीं कैसे, मैं बस यूं ही इमोशनल हो गई। पर बहुत प्यारी बच्ची है ये। कहते हुए अर्चना ने अनोखी के गाल पर हाथ रखा और आगे बोली, बहुत प्यारी हो तुम और शोभा जी, आप बहुत नसीब वाली हो कि आपको ऐसी बेटी मिली बहू के रूप में। अनोखी अपने आप को बहुत मुश्किल से वहां अर्चना के सामने खुद को खड़ा कर रखा था, पर अर्चना की बातें, उसका उसे गले लगाना अब अनोखी से कंट्रोल नहीं हो रहा था। अनोखी ने शोभा से कहा, माँ मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना बोल अनोखी बिना किसी को कुछ कहने का मौका दिया वहां से चली गई। ऋषभ भी उसके पीछे पीछे चला गया। शोभा ने अर्चना से कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं बहुत नसीब वाली हूँ कि मुझे अनोखी मिली, पर मुझे भी ज्यादा वह माँ नसीब वाली है जिसकी कोख से अनोखी ने जन्म लिया। पर देखो ना, उसकी दुनिया सिर्फ दाई माँ तक ही रह गई थी। उसकी दाई माँ ने उसे परिवार और परवरिश दोनों ही दी। शोभा की बात सुन अर्चना को दाई माँ का याद आया। उसने तुरंत शोभा से कहा, मैं शांति काकी से मिलना चाहती हूँ, मुझे उनसे बात करनी है। कहाँ है वह? हालांकि शोभा को सब पता तो था, पर फिर भी वह थोड़ी हैरान होते हुए बोली, शांति काकी, पर तुम उन्हें कैसे जानती हो? जानती हूँ शोभा जी, शांति काकी हमारे साथ हमारे घर में रहती थी। मेरे बचपन से शांति काकी मेरे साथ है। मेरी शादी के बाद भी वो मेरे साथ आई थी, पर अचानक से कहीं चली गई बिना बताए। इतने सालों बाद उन्हें देख रही हूँ। उनसे 1000 सवाल करने हैं, 1000 बातें जाननी है। तभी पीछे से दाई माँ की आवाज आई, बातें तो मुझे भी करनी है अर्चना। दाई माँ की आवाज से अर्चना पीछे मुड़ी और दाई माँ को देख उन्हें गले से लगा लिया। दूसरी ओर अनोखी वहां से सीधे गार्डन की ओर चली आई थी। उस वक्त वहां कोई नहीं था। ऋषभ ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो अनोखी पलटकर उसकी गले लग गई और रोने लगी। उससे कुछ कहते नहीं बन रहा था। ऋषभ ने उसका चेहरा अपने हाथ में थामा और उसके आंसू को पोंछते हुए बोला, कपकेक इतना नहीं रोते बच्चा। अनोखी ने हिचकियां लेते हुए कहा, ऋषभ जी मैं मम्मा से मिली, मम्मा ने मुझे गले लगाया, मम्मा ने मुझे गले लगाया ऋषभ जी। उन्होंने कहा मैं बहुत अच्छी हूँ, उन्होंने मुझसे बात की। ऋषभ जी, मेरी मम्मा मेरे पास है, इतने पास कि मैं उन्हें छू सकती हूँ, और अब उनको छूने पर कोई मुझे मारेगा भी नहीं।
ऋषभ उसे कसकर अपने सीने से लगाते हुए बोला, हाँ हाँ, कपकेक आज तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ है, पर अगर तुम इस तरह रोगी तो क्या कहोगी? मम्मा से क्यों इतना रो रही हो तुम? मानता हूँ तुम बहुत इमोशनल हो गई हो, पर बच्चा इतना नहीं रोते। अभी तो तुमने सिर्फ अपनी मम्मा से बात की है, अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है ना। अगर ऐसे टूट जाओगी तो कैसे काम चलेगा बताओ। ऋषभ की बात सुन अनोखी उसे नम आंखों से देखने लगी। ऋषभ ने अनोखी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामा और उसके माथे को चुमा, फिर उसकी दोनों भीगी पलकों को चूमा आए, फिर उसके दोनों गालों को, और फिर उसने धीरे से अपने होंठ को अनोखी के होंठ पर रख दिया, जिससे अनोखी सिसकियां बंद हो गई। वहीं उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ा ओमकार ये सब देख रहा था। अनोखी को उस तरह हॉल से जाता देख ओमकार भी उसके पीछे पीछे चला आया था, पर ऋषभ को इतने प्यार से अनोखी को संभालता दे, उसे समझाता देख, उसे चुप कराता देख ओमकार की आंखें नम हो गई और वह चुपचाप खड़ा उन दोनों को देख रहा था। वो देख रहा था कि कोई है जो उसकी बहन को एक कांच की गुड़िया की तरह संभाल रहा है। तभी आलोक उसके बगल में आकर खड़ा हुआ। ओमकार की नजर जब उस पर गई तो उसकी नजरें नीचे झुक गई। आलोक ने ऋषभ और अनोखी को देखते हुए ओमकार से कहा, देख लिया अपनी बहन को? कैसा लगा उसे इस रूप में देखकर? कैसा लगा उसका नया परिवार देखकर? कैसा लगा इतना प्यार करने वाले उसके पति को देखकर? ओमकार नाम आंखों से उसे देखने लगा तो आलोक उसे देखते हुए बोला, मैं एहसान नहीं जाता रहा हूँ। मैं यह नहीं कहूँगा कि मैंने अनोखी को यह जिंदगी देकर, यह परिवार देकर कोई एहसान किया है, नहीं किया। बल्कि यह हमारी किस्मत है जो अनोखी हमारे पास है। अब फैसला तुम्हारा है। तुम्हें अपनी बहन को ले जाना है तो जाओ, बात करो और बेशक उसे यहाँ से ले जाओ। अगर वह जाना चाहती है तो वह जा सकती है। आलोक की बात सुन ओमकार ने फिर अपनी नजर ऋषभ और अनोखी पर कि जहां ऋषभ उसे शांत कर वापस अपने साथ ले जा रहा था। वह उन दोनों को तब तक जाते हुए देखता रहा जब तक वह दोनों अंदर नहीं चले गए। उनके जाने के बाद ओमकार आलोक के सामने अपने घुटनों पर बैठा और आलोक के दोनों हाथों को पकड़ अपने माथे से लगाते हुए बोला, नहीं जानता कि आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, पर आपने सच में मेरी बहन की जिंदगी बदल दी। वो हर एक खुशी के लिए तरसी है, फिर चाहे वह खेलना कूदना हो, परिवार का प्यार हो, माँ की ममता हो, पिता का उसके सर पर हाथ रखना, यहाँ तक उसके टैलेंट की खुशी भी आप लोगों उसके कदमों में लाकर दे दी। मैं जीते जी आप लोगों का यह एहसान कभी नहीं चुका सकता। और रही बात अनोखी को यहाँ से ले जाने की, तो यह मैं सपने में भी नहीं कर सकता हूँ। बहुत मुश्किल से मेरी अनोखी की जिंदगी में प्यार आया है। मैं कभी उससे परिवार का प्यार नहीं कर पाया और अब मैं उसे उसके इस परिवार से दूर नहीं कर सकता। वो यही रहेगी अपने परिवार के साथ। वह खुश रहे, मुस्कुराए और अपनी जिंदगी खुशी से जिए, अपनों सपनों को पूरा करें। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी आलोक ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और बिना किसी भाव के बोला, और रिया का क्या? मेरी रिया का क्या होगा? रिया का नाम सुन ओमकार का दिल धक से रह गया। आंखों से बह रहे उसके आंसू भी रुक गए। वह बेचैन सा आलोक को देखने लगा। आलोक ने कहा, सच भी बताना है तुम्हें उसे? वो आज उम्मीद करता हूँ हमारे बीच हुई बात याद होगी तुम्हें।
तुम अनोखी को नहीं ले जा रहे हो, ये तुम्हारी मर्जी है। पर रिया को सच आज ही पता चलेगा, वो भी तुम्हारे मुंह से। बोल आलोक वहां से चला गया और ओमकार बस जाते हुए उसे देखता रहा। शांति काकी, आप कहाँ थी इतने सालों तक? क्यों चली गई थी घर छोड़कर? अर्चना ने नम आंखों से पूछा तो दाई माँ उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, यह सब बातें हम बाद में करेंगे अर्चना, अभी ये जगह सही नहीं है, ना ही समय यह सब बातें करने के लिए, इसलिए खुद को संभालो। हाँ शांति काकी, मैंने भी अर्चना से यही कहा था कि वक्त सही नहीं है और जगह भी सही नहीं है, पर यह है कि मानी ही नहीं। देखा अर्चना, मैंने कहा था ना, हम बाद में बात करेंगे। मनीष जल्दी से दाई माँ और अर्चना के पास आकर हड़बड़ाते हुए बोला। उसे देख दाई माँ की आंखों में गुस्सा उतर आया, पर वह कुछ बोली नहीं। तभी मिताली एक टॉट भरे लहजे में बोली, वैसे मिस अनोखी दिखने में काफी स्वीट है, लेकिन उनका बिहेवियर थोड़ा सा रूड था। मतलब मेरे मॉम डैड दोनों यहाँ पर थे, मेरी मॉम उससे बातें कर रही थी पर वह ऐसे ही चली गई। मिताली की बात खत्म ही हुई थी कि तभी पीछे से ऋषभ की कठोर और डरा देने वाली आवाज आई, मिस अनोखी नहीं, मिसेज शेरगिल। ऋषभ की आवाज सुन मिताली के तो तोते ही उड़ गए। उसने डरते हुए पीछे देखा तो अनोखी और ऋषभ उसके पीछे ही खड़े थे। ऋषभ उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारे लिए मेरी बीवी मिसेज शेरगिल है मिस मिताली, और अगली बार ध्यान रखना कि जब भी मेरी बीवी के बारे में बात करो तो अपने मुंह से उसके लिए आप जरूर निकालना। वह कोई आम लड़की नहीं है, ऋषभ शेरगिल की बीवी है। उसकी बात सुन मिताली को डर और गुस्सा दोनों ही आने लगा। तभी अनोखी ऋषभ के सीने पर हाथ रखकर बोली, अरे ऋषभ जी, आप इन्हें डांट क्यों रहे हैं? यह तो आपकी गर्लफ्रेंड है ना। अनोखी की बात सुन सब चौंक गए, ऋषभ खुद भी। लेकिन मिताली की आंखों में डर की हल्की सी लाली उतर आई। यह क्या बोल रही हो तुम? ऋषभ ने कहा तो अनोखी बोली। तो अनोखी मासूमियत से बोली, हाँ, ये अभी मुझे थोड़ी देर पहले ही लोन में मिली थी और इन्होंने ही खुद अपने मुंह से मुझसे कहा कि ये ऋषभ की गर्लफ्रेंड है और बहुत जल्द उनकी से शादी होने वाली है, इसलिए ही मैं ऐसा कह रही हूँ। उसकी बात सुन सब अजीब नजरों से मिताली को देखने लगे और ऋषभ तो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे अभी उसे आंखों से आग लगा देगा। इस लड़की की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जो इसने मेरे साथ अपना नाम जोड़ने की हिम्मत दिखाई, वो भी मेरी बीवी के सामने। इसे क्या लग रहा है कि मेरी कपकैक पहले वाली ही अनोखी है जो किसी को जवाब नहीं देती थी? ऋषभ ने अपने मन में मिताली को गालियां देते हुए कहा। तभी मिताली हड़बड़ाकर बोली, मेरा मतलब यह नहीं था। अरे क्या आपका मतलब यह नहीं था? आपने साफ साफ ऋषभ जी का नाम लिया था। बोल रही हूँ, झूठी हूँ मैं, मासूमियत से कहा। आप कहना क्या चाहती है कि मैं झूठ? अनोखी ने मिताली को घूरते हुए मासूमियत से कहा। अनोखी अपनी बातों से डर और गुस्सा दोनों ही दिला रही थी। मिताली ने गुस्से से अपना दांत खींचते हुए कहा, नहीं मिसेज शेरगिल, आप झूठ नहीं कह रही हैं। पर मेरा मतलब मिस्टर शेरगिल से नहीं था। मेरे बॉयफ्रेंड का नाम भी ऋषभ ही है, मैं उसकी बात कर रही थी। ओ अच्छा, तो आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही थी। अच्छा हुआ आपने क्लियर कर दिया, वरना खामखा अभी मेरे हस्बैंड गुस्से में किसी को जान से ना मार देते। वह क्या है ना, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं,
अगर कोई लड़की अपना नाम इनके साथ जोड़ भी लेती है तो इनसे सहन नहीं होता। और ऋषभ जी, दुनिया के लिए क्या है यह तो दुनिया भर को पता है ना? अनोखी ने मुस्कुराते हुए मिताली की इंसल्ट और उसे धमकाते हुए कहा। उसकी बात सुन ऋषभ एकटक उसे देख रहा था। कहाँ कुछ देर पहले उसकी कपकेक गार्डन में बच्चों की तरह रो रही थी और कहाँ अब अपनी बातों से मिताली को डरा रही थी और तो और अपनी बातों में बार बार उसे अपना पति बोल उसकी दिल की धड़कनें भी बढ़ा रही है। उसकी नजरें बस अनोखी पर भी थी और मिताली की उस पर। वह साफ देख पा रही थी कि ऋषभ की नजरों में अनोखी के लिए कितना प्यार है और यही बात मिताली के मन में अनोखी के लिए नफरत को और बढ़ा रही थी। अनोखी वो वहीं पर चुप नहीं रही। उसने मिताली की इंसल्ट करते हुए आगे कहा, वैसे आप मेरी बिहेवियर के बारे में अभी कह रही थी, पर मुझे तो आपका बिहेवियर को समझ नहीं आया। बहुत अजीब है, आप किसी भी अनजान को अपने बॉयफ्रेंड अपनी शादी के बारे में इस तरह से बता रही है जैसे कि आप उसे सालों से जानती है। क्या आप मुझे सालों से जानती है? क्या आप मुझसे पहले भी मिल चुकी है? अनोखी मिताली की आंखों में देखते हुए बोले जा रही थी और मिताली अनोखी का यह रूप देख हैरान हुई जा रही थी। सिर्फ मिताली ही नहीं बल्कि गौरव, मनीष और दाई माँ भी हैरान थे। आज तक दाई माँ जिस अनोखी के साथ रही वो उनकी अनु तो छोटी सी, मासूम सी, क्यूट सी, नादान सी, ना समझ सी थी, पर उसके सामने जो इस वक्त अनोखी खड़ी है उसके अंदर किसी का डर नजर नहीं आ रहा था। जिस इंसान ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द दिया वह उन लोगों के सामने उनकी आंखों में आंखें डाल बिना खौफ के बोले जा रही थी। वरना पहले तो वह मिताली और मनीष की आंखों में भी नहीं देख पाती थी। उनसे दो शब्द कहने में भी घबरा जाती थी। पर दाई माँ को अनोखी का यह रूप बहुत अच्छा लग रहा था। वो हमेशा से चाहती थी कि अनोखी कभी किसी से ना डरे, क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया और उन्हें यह तसल्ली हो गई कि उनकी अनु की जिंदगी में ऋषभ है जो उसे बेइंतहा प्यार करने लगा है। सिर्फ उससे प्यार ही नहीं, उसकी ताकत भी बन रहा है, सहारा भी बन रहा है। अब शायद दाई माँ को और कुछ नहीं चाहिए था। अनोखी की बात पर मिताली ने कुछ नहीं कहा बल्कि मनीष से बोली, पापा आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। यहाँ से काफी देर हो गई है। देर हो गई है, पार्टी तो अभी शुरू हुई है, इतनी जल्दी कहाँ जाओगे? आलोक ने कहा। उसकी बात पर मनीष उसे देख कुछ कहता कि तभी ऋषभ बोल पड़ा, सही कहा डैड ने। वैसे भी ये ऋषभ शेरगिल की पार्टी है। यहाँ लोग आते हैं तो मेरी मर्जी से और जाते हैं तो भी मेरी मर्जी से। इतना बोल ऋषभ अनोखी को लिए वहां से चला गया। आलोक और शोभा भी वहां से चले गए और दाई माँ भी। अर्चना बस मनीष और मिताली को देख रही थी जिनके चेहरे पर डर और परेशानी था। उसने मनीष से कहा, आप दोनों इस तरह से क्यों डर रहे हैं? ऐसा क्या कह दिए किसी ने जिसे सुन दोनों के ही चेहरे पर पसीने आने लगे? क्या ऐसी कोई बात है जो मुझे नहीं पता? ऐसी कोई बात नहीं है, मनीष ने कहा। तभी मिताली की गुस्से से बोली, और अगर होगी भी तो आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह हमारी बात है। इसलिए आप चुपचाप खड़ी रहो और पार्टी एंजॉय करो। वैसे भी बहुत पसंद आई है ना आपको वह लड़की? दुआ कर रही थी इसकी जैसी बेटी मिले, वह भी खुद की बेटी के सामने। मिताली की बात सुन अर्चना के होठों पर एक हंसी सी आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा,
जिस लहजे में तुम अपनी माँ से बात कर रही हो और जो शब्द बोल कर रही हो, इसे जरा एक बार आईने में खुद से कहकर देखना और अपने आप को भी देख लेना, तब पता चल जाएगा कि मैंने वो किस लिए कहा। और रही बात मेरी दुआ की, तो मेरे दुआ करने से अगर सच में वो मेरी बेटी बन जाए ना, तो एक बार नहीं करोड़ों बार ऐसी दुआ करूंगी कि शायद इनमें से एक दुआ सच हो जाए और अनोखी जैसी बेटी मेरी किस्मत में आ जाए। पर अफसोस ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरी कोख से तो तुमने जन्म लिया। जानती हो उसे देख दिल से दुआ निकलती है, और तुम्हें देख अफसोस। इतना बोल अनोखी चली गई और मिताली दांत पीसते रह गई। उसने मनीष से कहा, पापा मॉम मुझे इतना कुछ कहकर चली गई और आपने कुछ नहीं कहा तो और कहता क्या? मैं क्या जरूरत थी तुम्हें अनोखी के बारे में ऐसा कहने की, जब पता है कि वह ऋषभ शेरगिल की बीवी बन गई है। उसके बाद भी तुमने ऐसा कहा तो क्या लगा तुम्हें वो लोग तुम्हारी बात सुन लेंगे जैसे हम लोग और तुम्हारी माँ सुन लेती है? मनीष ने भी गुस्से से कहा। तब तक गौरव वहां आ गया था। वह मनीष से बोला, पर हैरान करने वाली बात है पापा के किसे पता था ये आलोक शेरगिल अनोखी को अपने बेटे के लिए जा रहा है। उसने उसकी शादी अपने बेटे से करवा दी, और सिर्फ शादी ही नहीं करवाई, उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। देखा नहीं आपने, वो बिना लड़खड़ाए बिना सहारे के चल रही है। मिताली ने दूर खड़ी अनोखी को देखा, जो मुस्कुराते हुए विक्रम से चलना सीख गई है तो बात कर रही थी, और अपने मन में बोली, क्या हो गया, मैं दोबारा अपाहिज बना दूंगी। ओमकार चारों ओर रिया को ढूंढ रहा था, पर रिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी उसने सुरेखा की बात सुनी, जो शनाया से पूछ रही थी, अरे शनाया, यह रिया कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। शनाया ने कहा, चाची जी वह ऊपर कमरे में चली गई है। कह रही थी उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए थोड़ा आराम करना चाहती है, तो मैंने कहा कि यही रूम में ही आराम कर ले। इसलिए प्रवीण उसे अभी कुछ देर पहले ही रूम में छोड़ कर आया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, शायद थक गई होगी, सुरेखा ने कहा। ओमकार ने जब शनाया की बात सुनी तो सीधे ऊपर की ओर बढ़ गया। उसने एक वेटर से पता किया और रिया के रूम की ओर चला गया। रूम के दरवाजे के बाहर खड़ा सोच जा रहा था कि अब वो रिया को सब सच कैसे बताएगा। जब वह टूटेगी तो उसे कैसे संभालेगा? उसे कुछ समझ नहीं आया, पर बताना तो था, इसलिए उसने गहरी सांस ली। दरवाजा खटखटाना के लिए उसे पर अपना हाथ रख तो दरवाजा खुल गया। उसे इस बात की थोड़ी हैरानी तो कोई, पर वो अंदर चला गया। उसने देखा रूम की सारी लाइट ऑफ थी। उसकी नजर बालकनी में गई, जहां पर रिया उसकी और पीठ किए हुए खड़ी काले आसमान को देख रही थी। ओमकार धीरे कदमों से रिया के पास आया और उसके कंधे को छूने के लिए अपना हाथ उठाया, पर फिर उसे पीछे खींच लिया। उसने कुछ देर रिया को देखा और धीरे से पुकारा, रिया। उसके पुकारने पर रिया पीछे मुड़ी। रिया का चेहरा देख एक पल के लिए ओमकार हैरान हो गया और फिर परेशान। रिया का चेहरा आंसुओं से भरा था, आंखें पूरी लाल थी। ओमकार रिया के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर चिंता करते हुए बोला, रिया क्या हो गया? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? क्या बात हो गई है, बताओ मुझे। रिया को इस तरह इस हालत में देख वो भूल ही गया कि वह यहाँ आया क्यों था। वह बस उसकी परेशानी को दूर करना चाहता था।
उसकी आंखों के आंसुओं को बहने से रोकना चाहता था, पर रिया ने कुछ नहीं कहा बल्कि उसके हाथ को अपने चेहरे से हटकर 2 कदम पीछे हो गई और आंसू भरी नजरों से उसे देखने लगी। रिया का ऐसा करना ओमकार को कुछ समझ नहीं आया। वह उसके पास आने लगा तो रिया फिर से 1 कदम पीछे लेकर बोली, पास नहीं आना मेरे। क्या पर क्यों और हुआ क्या है? ओमकार ने हैरानी से पूछा तो रिया भरे गले से बोली, हुआ तो नहीं है, पर तुम बहुत कुछ कर दोगे। मुझे बर्बाद कर दोगे तुम। मुझे बर्बाद करने के लिए ही तुम आए थे ना मेरे पास। मुझे जरिया बनाकर तुम अपना बदला ले रहे हो ना पापा से। रिया की बात सुन ओमकार की आंखें शौक से बड़ी हो गई और उसका दिल धड़कना भूल गया। रिया को यह सब कैसे पता चला? वो ये सवाल पूछना चाहता था पर उसकी जुबान उसका साथ ही नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जुबान को लकवा मार गया है। वह बस पत्थर सा बना घबराई नजरों से रिया को देख रहा था। रिया ने आगे कहा, यही सोच रहे हो ना कि मुझे पता कैसे चला? मैंने तुम्हारी और पापा की सारी बातें सुन ली। गार्डन में तुम्हें हाल से जाता देख मैं पागल तुम्हारे पीछे पीछे आ गई तुमसे मिलने, तुमसे बातें करने। पर तुम जब भाई और छोटी सी भाभी को उस तरह देख रहे थे तो मुझे अजीब लगा और फिर तुम्हारी और पापा की बातों ने मुझे हैरान और तोड़ कर रख दिया। वह प्यार, वो परवाह, वो चिंता, मेरी केयर करना, सब छोटा सा झूठ था। तुम्हारी कही हुई हर एक बात झूठी थी। नहीं रिया, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ जब मैं तुम्हारे पास आया था तो मेरे इरादे गलत थे, पर मेरा प्यार गलत नहीं था रिया, मेरी परवाह गलत नहीं थी। मैंने तुमसे झूठ कहा, मैं मानता हूँ। मैंने ठान लिया था कि मैं तुम्हें सरिया बनाऊंगा, पर मैं बना नहीं पाया। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई और आज बहुत हिम्मत कर मैं तुम्हें अपना सब सच बताने आया था। मैं बताने आया था कि मैं अनोखी का बड़ा भाई हूँ। मैं ओमकार मित्तल हूँ, इंटरनेशनल बॉक्सर ओमी हूँ। अनोखी के बारे में जानने के लिए मैंने तुम्हारा असिस्टेंट बनने का नाटक किया, तुम्हारा दोस्त बना, प्यार का नाटक किया। पर रिया, नाटक कब सच बनता गया मुझे पता भी नहीं चला। तुम्हारी परवाह करना मेरा कोई नाटक नहीं था। तुम्हें दर्द में देख उस दर्द को खुद के अंदर महसूस करना मेरा कोई नाटक नहीं था। तुम्हें चोट लगाता देख मेरे अंदर की तड़प, वह नाटक नहीं थी। ओमकार ने कहा। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे थे।